हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। हम लोग चैप्टर 2 की चैप्टर वाइज लगा रहे थे और कल हम लोगों ने काफ़ी सारे सवाल लगाए। थोड़ा सा स्पीड में लगाए, आसान आसान सवाल थे, इसलिए 1 मार्कर्स थे, एक एक नंबर वाले। आइए आगे की कहानी शुरू करते हैं। सभी बच्चे चैप्टर वाइज पे अपना फोकस रखें, और चैप्टर वाइज पे फोकस रखने का डायरेक्ट मतलब ये है कि आप कॉपी पर भी फोकस रखें, क्योंकि आप चैप्टर वाइज को जब सॉल्व करें तो बगल में कॉपी ज़रूर होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। आइए देखिए मैं कहाँ था। मैंने 23 क्वेश्चन कर लिए थे। E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr वाला लास्ट क्वेश्चन था। 24वां क्वेश्चन अपनी किताब के हिसाब से, आपकी किताब के हिसाब से 27, 28, 30वां ऐसे कुछ होगा, है ना। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू डिसोसिएट द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। 3 चार्जेस का एक सिस्टम है, उसको डिसोसिएट करना है, यानी उसको तोड़ना है, जिसमें 2 चार्जेस 1 कूलॉम एंड 1 -4 कूलॉम ऑन द थर्ड वर्टेक्स। ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, 1 माइक्रोकूलॉम 1 माइक्रोकूलॉम एंड -4 माइक्रोकूलॉम, और जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर की है, इक्विलेटरल यानी सारी 10 सेंटीमीटर। इसको डिसोसिएट करना है बच्चों। तो हमने जो पढ़ा था वो एसोसिएशन का पढ़ा था। इस सिस्टम को बनाने में कितना वर्क करना पड़ेगा ये पढ़ा था। बनाते समय अगर हम फोर्सेस ऐसे लगाएंगे तो तोड़ते समय जस्ट अपोजिट फोर्सेस लगाएंगे। आप अरेंजमेंट को बनाने में कितना वर्क किया गया अगर ये कैलकुलेट करना जानते हैं तो आंसर में माइनस लगा देंगे, तो वो डिसोसिएशन का वर्क डन बन जाएगा। ठीक है साहब। तो पहले को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, मान लो ये पहला लाए, उसको लाने में 0 वर्क करना पड़ेगा। हम सभी जानते हैं जब पहले चार्ज को ला रहे होंगे तो कोई भी चार्ज मौजूद नहीं होगा, तो इस पे फोर्स नहीं लग रहा होगा। जब पहले चार्ज पे फोर्स ही नहीं लग रहा तो वर्क कई बात का, मैंने क्या बोल दिया, वर्क किस बात का है ना। चलिए सेकंड चार्ज को लेके आए इन्फिनिटी से, कितना वर्क किया। जब आप सेकंड चार्ज को लेके आए तब तक ये चार्ज मौजूद था, तो वर्क करना पड़ेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन दूरी ये 10 सेंटीमीटर यानी 0.10। किसी बच्चे को अगर ये कठिन लग रहा है तो कॉपी को थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करें, उसको पढ़े, और सबसे मेन बात ये है कि आप क्लास को अच्छे से सुना करें। जो बच्चे क्लास को अच्छे से सुनते हैं वो कभी भी पीछे नहीं रहते किसी से भी। आइए मैं वैल्यू रख दूँ ना Q1 Q2 की, कैलकुलेट ही कर दूँ 9 × 10 की पावर 9। बाद में करेंगे कैलकुलेट, अभी नहीं करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 कुछ भी मान ले, 1 माइक्रो -4 माइक्रो अपॉन R 0.10। चलिए 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 वर्क 3 करिए। तीसरे चार्ज को लाने में वर्क करना पड़ेगा वर्क 3 विच इज इक्वल टू इन अपोजिट टू दिस एंड दिस, दोनों के अपोजिट में हमको काफी वर्क करना पड़ेगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस चार्ज इंटू दिस चार्ज 1 माइक्रो इंटू 1 माइक्रो अपॉन दूरी 0.10 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस चार्ज इंटू दिस चार्ज 1 माइक्रो इंटू -4 माइक्रो अपॉन दूरी 0.10। तो ये हम सारे वर्क को जोड़ दे तो हमको टोटल वर्क डन इन एसोसिएशन ऑफ द सिस्टम मिल जाएगा। सिस्टम को बनाने में हमको कितना वर्क करना पड़ेगा ये पता चल जाएगा। चलिए साहब, तो थोड़ा सा जल्दी से मैं बोल रहा हूँ, लेकिन सारी वही काम कर रहा हूँ जो मैंने पहले बताया है। वर्क टोटल हो जाएगा वर्क 1 प्लस वर्क 2 प्लस वर्क 3। वर्क 1 0 है, वर्क 2 की वैल्यू ये है, मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइक्रो -4 माइक्रो तो हो जाएगा माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 × 4 4 माइक्रो माइक्रो हो जाएगा 10 की पावर -12 अपॉन 0.10 प्लस दिस एंड दिस। सारा कुछ जोड़ दे, वर्क 3 है इसको भी जोड़े, वर्क 1 0, वर्क 2 की वैल्यू ये, वर्क 3 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 10 की पावर -12 अपॉन 0.10 एंड प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये माइनस में ही होगा क्योंकि ये माइनस आगे आ जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 × 10 की पावर -12 अपॉन 0.10। इस तरह हम सारा कुछ कैलकुलेट कर लिए, है ना। अब रही बात फाइनल आंसर लिखने की। कुछ बच्चे न्यूमेरिकल से डरते हैं, कभी कभार बच्चे मैसेज करते हैं। आज ही एक बच्चे का मैसेज आया कि हम शुरुआत से ही छोटे से ही न्यूमेरिकल से डरते थे,
तो इसलिए मुझे डर लग रहा है। ये एक बहुत गलत बात है। पहली बात तो ये है कि एक बहुत ट्रेंड सा अपना बना लिया है कि हम छोटे से ही डरते थे। आपने छोटे से फिजिक्स पढ़ा ही नहीं है। 11th क्लास में मैंने पढ़ाया, लेकिन आपने पढ़ा ही नहीं। तो किस बात का डर? जब पढ़ा नहीं तो नहीं आएगा, और जब आप पढ़ेंगे तो आएगा। उसमें ये नहीं होता कि हम न्यूमेरिकल में थोड़ा सा वीक है, नहीं हो सकता ये, क्योंकि सबसे वीक तो मैं हूँ। मुझे आता है तो बहुत आसानी से आप लोग भी उसको सीख सकते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये बात में कोई भी झूठ है, नहीं, बहुत आसानी से आप इन सबको सीख सकते हैं। बस एक चीज़ है, जो थ्योरी को आसानी से सुनेगा, बहुत ध्यान से सारे के सारे नोट्स को तैयार करेगा, न्यूमेरिकल उसके उंगलियों पे है। क्योंकि जो थ्योरी होती है, न्यूमेरिकल्स वहीं से बनते हैं। अगर मैं किसी, मान लो एसी जनरेटर का न्यूमेरिकल अभी कराऊं तो नहीं कर पाओगे आप लोग, क्योंकि एसी जनरेटर की थ्योरी हमने अभी आपको पढ़ा ही नहीं। तो थ्योरी से ही न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये कैलकुलेशन करना बचा है, इसमें कठिन क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10⁻⁻12। तो बड़ा बच्चे नर्वस हो जाते हैं कभी कभी, समझाना पड़ता है मुझे। तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं ना, माइनस का आदेश, प्लस का आदेश, माइनस का आदेश, तो बड़े आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। आंसर आएगा जूल में। जो भी आंसर आएगा उसके बाद में आपको माइनस जोड़ देना है, क्योंकि आंसर डिसोसिएशन का पूछा गया है, एसोसिएशन का नहीं। आइए देखिए, काफ़ी टाइम मैंने एक क्वेश्चन में खपा दिया। 25वां सवाल मेरी किताब के हिसाब से बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। एक फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का, -dV/dr, माइनस हटा दें, मॉड लगा लें। इसमें जो dV होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, एंड dr जो होता है वो डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच का। जिन पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर दिया गया है, उन्हीं पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। मैं आपको और ज़्यादा आसानी से बताऊं तो dV होता है पोटेंशियल सरफेसेस जो होती हैं उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और dr होता है उन सरफेसेस के बीच की दूरी। कल आपने डेरिवेशन भी देखा होगा, E = -dV/dr का। यहाँ पे एक प्लस चार्ज बना था, और यहाँ पर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस थी, उन दोनों के बीच इसका कुछ पोटेंशियल होगा, यहाँ पे इसका कुछ पोटेंशियल होगा। जो डिफरेंस है वो dV है, और जो दूरी का डिफरेंस है वो r है, dr। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इस बात को। dV जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। कोई दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ और पोटेंशियल पे होगी, मानो 10 वोल्ट पे है, अगली मानो आपकी 8 वोल्ट पे है, तो डिफरेंस कितना हो गया? 2 वोल्ट का, और उनके बीच की दूरी dr। सवाल ये है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हो सकता है आपको कुछ नया सवाल मिले, लेकिन कॉन्सेप्ट कॉपी से ही रहेगा। ए टेस्ट चार्ज इज मूव्ड ए स्मॉल क्यू, टेस्ट चार्ज। किताब अपने सामने रखिए, जो चैप्टर वाइज है वो अपने सामने रखिए, अन्यथा आपको ये काफ़ी अजीब लगेगा कि हम सवाल का आंसर बता रहे हैं, आपको सवाल ही नहीं पता। ए टेस्ट चार्ज क्यू ई मूव्ड विदाउट एक्सीलरेशन फ्रॉम ए टू सी। ए पॉइंट से लेकर सी पॉइंट तक एक चार्ज को मूव कराया जाता है, लेकिन बी के थ्रू। पहले ए से बी ले जाया जाता है स्मॉल क्यू को, फिर बी से सी ले जाया जाता है स्मॉल क्यू को, ऐसे यहां से यहां। और ये दिया गया है, ये जो है ये 4 सेंटीमीटर है, और ये जो है वो 3 सेंटीमीटर है। ऑब्वियसली ये जो है वो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि एक पाइथागोरस का ट्रेंड है ये। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। ये सवाल थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, अच्छा नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं दी गई है, वैसे इसका जो कंप्लीट वर्जन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई थी, तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई मान ली है, इन्होंने भी ई बताई है। ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है ई, और आपसे ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया हो, तो E = dV/dr ही हम अप्लाई करते हैं। E = dV/dr। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है E, dV पता करना है ए और सी का। चूंकि बच्चों ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है,
अब यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है, सभी बच्चे गलत कर देंगे, क्योंकि वो ई का मान लो आप, मेरे हिसाब से मुझे अच्छा यही लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी जाए 100। मान लो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई 100, आप ए और सी का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। ए और सी के बीच की आपको दूरी 5 सेंटीमीटर दी गई है, यानी ई पता है 100, डी आर पता है दोनों पॉइंट्स के बीच का 5 सेंटीमीटर, तो डीवी आप निकाल लेंगे, परंतु ये गलत हो जाएगा। यही मामला आपको सीखना है बच्चों। डीवी जो होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। आप यहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाएंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर बनाइए, इस पॉइंट से होते हुए तो परपेंडिकुलर बनेगी ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इनसे होती हुई ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। यानी बी और सी सेम पोटेंशियल के पॉइंट्स हो गए, क्योंकि ये सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पर लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस पर लाई कर रहे हैं, तो दोनों सेम पोटेंशियल के हैं। तो मैं क्या निकालूंगा, VA माइनस VB निकालूंगा, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा। अपने आप इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा, क्योंकि जो B का पोटेंशियल है वही C का पोटेंशियल है, तो मैं A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा, क्योंकि DR जो है वो ये 4 सेंटीमीटर कंसीडर की जाएगी। ये बात हमको भूलना नहीं चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है DV, वो पोटेंशियल सरफेसिस का होता है। तो मैं इस दोनों सरफेसिस का मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लूंगा, वो अपने आप A और B का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। और जो DR है वो 4 सेंटीमीटर है, सरफेसिस के बीच की दूरी जो है वो 4 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर दूरी सरफेसिस के बीच की, क्योंकि सरफेसिस के बीच की दूरी कभी ऐसे वाली काउंट नहीं की जाती, वो हमेशा यही डिस्टेंस काउंट की जाती है। तो ये यहाँ पे गलती होने के चांस होते हैं बच्चों के। तो 100 इज इक्वल टू DV अपॉन 4 सेंटीमीटर, यानी 4/100, तो DV हो जाएगा 100 इंटू 4/100, इसमें इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 गायब हो गया, 4 वोल्ट। 4 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस इस सरफेस और इस सरफेस के बीच का। तो 4 वोल्ट ही हो जाएगा A और B या A और C का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। मैंने पूरी सरफेस का बता दिया, तो पॉइंट्स का भी वही होगा। तो आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो DR होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू सरफेसेस होता है, और DV जो होता है वो सरफेसेस की पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। उतना कठिन नहीं है, आप अगर हमारे शब्दों पर जाएंगे तो ज्यादा आसान लगेगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे A और C उसमें लिखा है ना 5 सेंटीमीटर कंसीडर कर लेते हैं, और फिर वो गड़बड़ हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है साहब। मैंने सवाल को सही करके सॉल्व किया है, उसमें E की वैल्यू दी नहीं गई थी। चलिए, अच्छा ये तो आप बता ही लेंगे कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बना दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, चाहे जहां देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाया जाता है, सेम सेपरेशन पे, और यहाँ पे कुछ हमने पॉइंट्स लिख दिए ऐसे। तो पोटेंशियल कहाँ पे सबसे ज्यादा होगा, कहाँ पे सबसे कम होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है सबका, पोटेंशियल कहाँ पे ज्यादा होगा, कहाँ पे कम? तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता जाता है, क्योंकि इस फॉर्मूले में आपने पढ़ा था माइनस का मतलब यही होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता जाता है। यानी ये जो है पॉइंट, इस पर सबसे कम पोटेंशियल होगा, और ये जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा। जैसे जैसे आप इधर जाएंगे पोटेंशियल कम होता जाएगा। आइए देखिए 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 देखिए, चैप्टर वाइज के अगर आप 80% भी सवाल सीख लेते हैं तो आप मान के चलिए आप 90% मार्क्स ले आएंगे, और सारे सीख लेते हैं तो आप मान के चलिए कि चैप्टर वाइज और मेरे नोट्स मिला के आप कहर ढा देंगे। बस कुछ गलत ना हो जाए धोखे से। ड्रॉ ए प्लॉट, कोई एक प्लॉट बनाना है, शोइंग द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट चार्ज। बच्चों पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0q/r, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0q/r²। तो एक ही ग्राफ में E और V R के साथ इस प्रकार दिखाया जाएगा। आपको पता होगा ये NCERT में ग्राफ बना हुआ है, हमने जब इसको पहली बार पढ़ा था तब भी इसको कंसीडर किया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है।
जो ग्राफ ऊपर रह जाता है वो V का ग्राफ है, जो तेजी से गिर के नीचे आ जाता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो एक ही ग्राफ में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों बताने थे, जो कि हमने अभी बताए। आइए देखिए अगला सवाल। टू यूनिफॉर्मली लार्ज पैरेलल थिन प्लेट, दो प्लेट्स हैं बड़ी बड़ी और जिनको हमने पैरेलल रख दिया है। एक पे चार्ज प्लस सिग्मा है, दूसरे पे माइनस सिग्मा चार्ज की डेंसिटी, यानी कोई एक प्लेट पॉजिटिव होगी, दूसरी प्लेट नेगेटिव होगी। कौन सी पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव वो अभी मुझे नहीं बताया गया। आर कैप्ड इन एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन में इन प्लेट्स को रखा गया। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि डर जाते हैं कोऑर्डिनेट्स देख के, या एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन, इन सबको देख के। ये डरने की चीज़ नहीं है, ये आपकी सहूलियत के लिए दिया गया है। अगर ये नहीं बताएंगे कि हमने कहाँ पे रखा है, किस डायरेक्शन में रखा है, तो सवाल हमसे नहीं बन पाएगा। तो एक्स वाई जेड हम तीनों एक्सिस बना लें सबसे पहले, फिर रखते हैं एक्स वाई एंड जेड। तो एक्स जेड प्लेन क्या हो गया आपका, ये जो बॉटम वाला प्लेन हो गया वो एक्स जेड प्लेन हो गया। इसी पर इस प्रकार दो प्लेट्स रखी हैं एक के ऊपर एक। डायग्राम थोड़ा 3D में बन रहा है, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा तकलीफ हो देखने में, परंतु ये ऐसे ही दोनों प्लेट्स एक के ऊपर एक रखे हैं इस बॉटम पे। ठीक है, कौन सी पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव ये नहीं पता। एक थोड़ा सा हिंट दिया जरूर होगा। आर कैप्ड इन एक्स जेड प्लेन एट ए डिस्टेंस d अपार्ट, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस d है, दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी जो है वो d है। अच्छा साहब, मैंने अपने तरफ से x बाई जेड बिना ये सोच के बताया है कि मैं ये सवाल पहले भी जानता, ये मैंने नहीं सोचा। वैसे मैं इस सवाल को बहुत बार पहले भी सॉल्व करा चुका हूँ। स्केच इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। प्लेट्स के बीच में अब मैं किसी एक को पॉजिटिव मानना पड़ेगा, किसी एक को नेगेटिव मानना पड़ेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। मान लो मैंने ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव नीचे वाली नेगेटिव मान ली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अंदर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हम बना सकते हैं। अच्छा साहब, परंतु अभी भी हमें ये नहीं बताया कौन सी प्लेट पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है। मैंने मान के ऊपर वाली पॉजिटिव नीचे वाली नेगेटिव ऐसा मान के इसको सॉल्व किया है। तो ये तो नॉर्मली ऐसे भी पूछा जा सकता था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाइए, ये बना दी हमने। तो कैसे पूछ रहे इतनी गंदी तरीके से। दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव प्लेट है एक नेगेटिव प्लेट है, इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फिर वहाँ पे आप पोटेंशियल सरफेसेस बनाइए। हम सब जानते हैं प्लेट्स के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यूनिफॉर्म का मतलब वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। सिग्मा अपॉन आर आपको याद होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बीच में जुड़ता था, इधर उधर घटता था, तो बीच में आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता था, जो कि इंडिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस यानी यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली पूछ के आप बता देते तो उनका नंबर फ्री फंड में चला जाता। इस तरह घुमा के पूछा कि बच्चा घूम जाए, और हो सकता है कि कुछ 4-6-8% बच्चे ही इसको समझ के सॉल्व कर पाए। सॉल्व करने लायक है नहीं, कोई सॉल्व करने वाली चीज़ नहीं है। अच्छा, कह रहे हैं इफ ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज -q रिमेन्स स्टेशनरी बिटवीन द प्लेट्स। इफ ए पार्टिकल ऑफ, एक्स एक्सिस को मिटा दूं क्योंकि ये मुझे डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है। इफ ए पार्टिकल ऑफ मास m, इसके बीच में एक m मास का पार्टिकल है जो कि नेगेटिव चार्ज है, वो स्टेशनरी है,
तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड दोनों बताइए। एक बात तय हो गया, अगर नेगेटिव पे चार्ज स्टेशनरी है, उसके पास मास है, तो वो नीचे क्यों नहीं आ रहा? क्या ग्रेविटी उस चार्ज पे नहीं लग रही? वो एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके ऊपर चार्ज दिया गया, उस ऑब्जेक्ट का मास m है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, वो नीचे क्यों नहीं गिर रहा? जरूर ऊपर वाली प्लेट उसे अट्रैक्ट कर रही है और नीचे वाली प्लेट निगेटिव होगी, जिस कारण से वो हवा में लटका हुआ है। तो वास्तव में अब हमको यहाँ से एक हिंट मिला कि अगर ये निगेटिव चार्ज है तो नीचे वाला माइनस, ऊपर वाला प्लस प्लेट होगा। अन्यथा अगर आपने उल्टा कर दिया, तो मैंने सही माना था, है ना, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, अगर हमने उल्टा कर दिया, धोखे से ऊपर वाला माइनस कर दिया, नीचे वाला प्लस कर दिया, तो एक तो इस पे बच्चा ग्रेविटी लग रही थी नीचे की तरफ, दूसरा ये पॉजिटिव प्लेट खींचेगी, नेगेटिव प्लेट धक्का मारेगी, ये तो बहुत तेजी से नीचे गिर जाएगा। तो अगर स्टेशनरी रखना है तो जरूर ग्रेविटी को कोई अपोज करेगा, और ग्रेविटी को अपोज करने वाला जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिसिटी वाला फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स होगा। अगर हम इस चार्ज की स्थिति के बारे में बताएं तो एक फोर्स नीचे लग रहा होगा mg और ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा QE, इसका चार्ज Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड में वो टंगा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा QE। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, फोर्स ऊपर लग रहा है क्योंकि चार्ज माइनस वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में ही फोर्स लगेगा। सही है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, फोर्स ऊपर, और तभी तो ये लटक सकता है। ग्रेविटी को कोई ना कोई तो अपोज करेगा। ग्रेविटी अगर नीचे की तरफ से खींच रही तो कोई ना कोई ऊपर की तरफ फोर्स होना चाहिए, रिमेन्स स्टेशनरी उसमें लिखा है। तो mg बराबर QE, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी mg/q। दिस इज द आंसर। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा डाउनवर्ड, जिसको हम माइनस बाई एक्सिस भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये मेरी एक्स एक्सिस थी, ये बाई थी, ये जेड थी, तो माइनस बाई एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? मैग्नीट्यूड ये होगा mg/q। यहां से हम वो वैल्यू निकाल सकते हैं रिमेन्स स्टेशनरी वाली कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए। हम अपने आप से ये सवाल पूछें, ये मास है, ये नीचे क्यों नहीं आ रहा? जरूर इसे कोई ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, और वो प्लेट्स के बीच में है तो इलेक्ट्रिक वाला फोर्स ही लगेगा QE। फॉर स्टेशनरी कंडीशन QE मस्ट बी इक्वल टू mg, अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो आमने सामने रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। सही है ना? बिल्कुल। मुझे ये नहीं समझ आया कि इसके पहले पार्ट में इक्विपोटेंशियल सरफेस क्यों बनवाया गया था। दूसरा पार्ट तो अच्छा था, उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और वैल्यू पूछ ली। इक्विपोटेंशियल सरफेस बना पाना इस डायग्राम में बड़ा मुश्किल होगा, तो आप बगल में एक अलग से डायग्राम बनाएं जिसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखाएं। जैसे कि मैंने बनाया था, एक पॉजिटिव प्लेट और एक निगेटिव प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार और इक्विपोटेंशियल सरफेस इस प्रकार। ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ज़्यादा बार पूछा नहीं जाता, लेकिन बड़ा कंफ्यूजिंग सा रहता है बच्चों के लिए, लेकिन बहुत आसान है। 2 पॉइंट चार्जेस 3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर अपार्ट। 3 माइक्रो एंड -3 माइक्रो यानी एक डाइपोल है। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। जितना ये उतना ही चार्ज ये है, इक्वल एंड अपोजिट है तो ये एक डाइपोल है। ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ द सिस्टम। डाइपोल की इक्विपोटेंशियल सरफेस बना लेते हैं ना हम लोग, तो आप ऐसे बनाएंगे 3 माइक्रो एंड -3 माइक्रो, इस प्रकार से। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बनाएंगे इस प्रकार से, ठीक है? इस तरह आप इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, बाहर निकलती हुई लाइन, अंदर आती हुई लाइन, ठीक है? फिर आप पोटेंशियल सरफेस बनाएंगे ऐसे। आपके चित्र बनाए हुए हैं कॉपी पे, इस प्रकार से कॉपी में ये चित्र बने हुए होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के, ठीक है? और एक ये भी होती है इक्विपोटेंशियल 0 वोल्ट की। चलिए, तो ये आसान सवाल था। इक्विपोटेंशियल सरफेस चार्जेस के पास क्लोज क्यों होती हैं? अगर ये चार्ज है डाइपोल में, आपने देखा होगा चार्जेस के पास क्लोज होंगी, जैसे जैसे ये चार्ज से दूर जाती जाएंगी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दूर होती जाएंगी, और दूर उनके बीच का सेपरेशन है वो बढ़ता जाएगा। तो हम बोलेंगे कि डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा वहां इक्विपोटेंशियल सरफेस
क्लोज होंगी, पास होंगी। वीक इलेक्ट्रिक फील्ड्स में इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर बनती हैं। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, मैं थोड़ा सा, आपने ये थोड़ा महसूस किया होगा कि मैं थोड़ा सा रफ्तार अपनी बढ़ा दिया हूँ, वो ज़रूरी भी है और आप लोग समझ सकते हैं वीडियो में 2-2, 3-3 बार एक चीज़ को आप रिपीट करके देख सकते हैं। परंतु अगर हम धीरे धीरे कराएंगे तो आप हाफ ईयरली में काफ़ी मुश्किल में पहुंच जाएंगे, है ना। आइए देखिए, सवाल आपकी हाफ ईयरली का हो या बोर्ड का हो, इस किताब से बाहर नहीं आएगा। एक जादुई किताब है। जब भी हम कराते हैं तो साल भर बच्चे इस पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं देते, लेकिन जब हाफ ईयरली में क्वेश्चंस आते हैं तो देखते हैं यार ये क्वेश्चन तो वही थे, हमने इनका रिवीजन नहीं किया, इस बुक को हल्के में लिया। फिर प्री बोर्ड फर्स्ट, प्री बोर्ड सेकंड, प्री बोर्ड थर्ड, इतनी बार पटकी लगती है कि यकीन हो जाता है कि यही बुक हमको तैयार करनी चाहिए और बाद में यही करते भी हैं, इसीलिए मार्क्स बड़े आराम से आ जाते हैं। फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3 लोकेटेड एट R1, R2, R3 विद रेस्पेक्ट टू कॉमन ऑरिजिन O। ऑरिजिन की बात होती है, इसका मतलब एक्सिस बनानी पड़ेंगी। 3 चार्जेस हैं, Q1, Q2 एंड जहां मन हो वहां पे Q3। ये तीनों चार्जेस का पोजीशन वेक्टर ये है R1, ये है R2 इसका पोजीशन वेक्टर, एंड हियर R3। ठीक है, तो ये तीनों चार्जेस हैं। हमको पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखना है। बच्चों, अगर हम आपको 3 चार्ज इस प्रकार से पूछें कि मेरे पास 3 चार्ज है, यहाँ पर Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है, और ये दूरियां दी जाएं आपको R या कोई भी मान लो ये दूरियां आपको x दी जाएं, और आपसे पूछा जाए इस सिस्टम को बनाने में कितना वर्क किया गया होगा, वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, और आप फटाक से आंसर दे देंगे। बोर्ड इसी चीज़ को घुमा के पूछ रहा है, क्योंकि उसे पता है कि आप इस चीज़ को गाइड से देख के आए होंगे, तो वो इस तरह पूछ रहा है वही चीज़, डिट्टो 100% वही है। देखिए जरा आंसर क्या आएगा, वर्क 1 0 आएगा, वर्क 2 मान लें ये पहला चार्ज था, ये दूसरा चार्ज है, तो 1/4πε0 पहला चार्ज मौजूद होगा, तो Q1 Q2/x, और वर्क 3 जो होगा इसको लाने में, तो आपको पता है मैं क्या लिखने वाला हूं, वही आंसर है। यहां पे इन्होंने सारे चार्जेस के इंडिविजुअल पोजीशन वेक्टर्स दे दिए हैं। हमको इन दूरियों से मतलब होता है, चार्जेस के बीच में क्या दूरियां हैं, ये दूरियों, इन दूरियों से मतलब होता है, और ये डिस्टेंसेस हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। जरा बताइए ये डिस्टेंस क्या होगी, अगर ये वेक्टर R1 है, ये वेक्टर R2 है, तो ये हो जाएगा R1 - R2, और मॉड जरूर लगा लीजिए क्योंकि मुझे नहीं पता क्या बड़ा है क्या छोटा है। इससे हम अपने आप को गलती करने से बचा लेते हैं। ये क्लेवरनेस है जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, इस चार्ज का पोजीशन वेक्टर R3 है, तो ये हो जाएगा R1 - R3, मॉड लगा लें, और ये जो दूरी होगी वो क्या होगी, R3 है, ये R2 है, तो ये हो जाएगी R3 - R2 या R2 - R3, आप जो भी लिखना चाहें, R2 - R3। तो आप इंडिविजुअल ये दूरियां निकाल लें, ठीक है, बिल्कुल। और इनके पोजीशन वेक्टर आप कैसे भी बना सकते हैं, मींस आप चार्जेस को इधर 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 ले सकते हैं, आप इधर 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 ले सकते हैं, कैसे भी आप ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है, डायग्राम जैसा आप अच्छा बना पाए। वर्क 1 = 0 होगा, वर्क 2 जो होगा, मान लें पहले चार्ज को लाए इन्फिनिटी से, तो 0 वर्क किया। दूसरा कहाँ है चार्ज, ये दूसरे चार्ज को लाए होंगे तो क्या वर्क होगा, 1/4πε0 Q1 Q2/Q1 पहले से ही मौजूद होगा, जब वो चार्ज आएगा Q2, तो ये दूरी R1 - R2 है ना। देखिए चीज वही है, लेकिन इतना घुमा के पूछा है, जिस बच्चे को ये लिखना नहीं आएगा ना, ये डिस्टेंसेस निकालने नहीं आएंगी, तो वो थोड़ा सा दुविधा में फंस जाएगा। देखिए 1/4πε0 थर्ड को लेके आए, तो आज एक नया चीज आपने सीख लिया, ये वाला सवाल। पहले के अपोजिट में क्या होगा, Q1 Q3 ये दूरी R1 - R3, R3 - R1 भी लिख सकते थे आप, 1/4πε0। दूसरे के अपोजिट में Q2 Q3 ये दूरी R2 - R3, R3 - R2 भी लिख सकते थे मॉड लगा के। ठीक है साहब, इन सभी को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा, कॉमन ले लीजिए, 1/4πε0
Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 प्लस Q1 Q3 अपॉन R1 माइनस R3 एंड प्लस Q2 Q3 अपॉन R2 माइनस R3। दिस इज द आंसर। ठीक है, अब आप इस चीज को बड़े आसानी से भी कर सकते थे। मैंने इससे पहले आपको बताया x मान के इन सभी के बीच की दूरी को, जो कि हमने कम से कम 8-10 बार डिस्कस कर चुके हैं। असेंबल करना, डिसेंबल करना, जो भी है वो सारी चीज़ें आपको पता है। अगर आपको इसमें कोई डाउट आता है कि नहीं हमको नहीं समझ आया, ये चीज़ नहीं, थ्योरी में जब हमने पढ़ाया था वो चीज़, क्योंकि वो और ये सेम ही है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके मन में, ठीक है, किसी प्रकार की कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। देखिए जरा, अगर आपको एक वेक्टर यहां पे दिया जाए R1, एक वेक्टर यहां पे दिया जाए R2 और ये पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे? R1 माइनस R2, मॉड लगा के R2 माइनस R1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये नॉलेज हमको ध्यान रखनी है इस सवाल को लगाते समय। तो बच्चों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, 2 नंबर का सवाल है और ये वाला पार्ट जो है हमारा वो कंप्लीट होने ही वाला है। अपनी बुक के हिसाब से मैं 29-30 सवाल लगा चुका हूँ और थोड़े बहुत सवाल बचे हैं, 4-5 सवाल बचे हैं इस वाले टॉपिक में। फिर अगला टॉपिक आपका कैपेसिटर वाला आ जाएगा, जिसमें आपको हर सवाल कोई नई चीज़ सिखाने की कोशिश करेगा। तो मैं वो 2-3 दिन चलाऊँगा। ठीक है, अब मेरा आपसे ये थोड़ी सी विनती टाइप की है कि हर चैप्टर के बाद अगर मैं 5 दिन रुक रहा हूँ, चैप्टर वाइज करा रहा हूँ, तो एक तो आपको चैप्टर वाइज के क्वेश्चंस मिल रहे हैं जो कि पुराने साल के बोर्ड के क्वेश्चंस हैं। आपको एक आइडिया मिल रहा है कि बोर्ड में इस तरह से घुमाते हैं चीज़ को। होता क्या है, जब हम बोर्ड के सामने बैठे होते हैं, चाहे कितना भी सवाल लगा के जाएं, वो धुक-धुका 15 मिनट तक बंद नहीं होता। और अगर आप प्रैक्टिस करके ही नहीं आएंगे तो यकीन मानिए 3 घंटे धुक-धुका चलेगा और बहुत बेकार पेपर हो जाएगा। इसलिए हम थोड़ा पुराने पेपर्स में जो सवाल आए हैं, जो कि चैप्टर वाइज में दिए गए हैं, उनको देख देख के पढ़ते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा, हम तो इसको ऐसे पढ़े हैं, कितना घुमा के पूछा गया है, क्यों इतना नौटंकी किया गया है ना। आप आइडिया लगा सकते हैं कि बोर्ड का पेपर थोड़ा सा घुमा हुआ तो रहता है। हम लोग भी जो पेपर्स लेते हैं थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं, सवाल जो पूछना चाहते हैं पूछते वही हैं, लेकिन ऐसा पूछते हैं कि बच्चा थोड़ा सोचता है कि जाने क्या पूछ रहे हैं, और बाद में कहते हैं अच्छा ये पूछ रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको नए नए सवाल तो मिल ही रहे हैं, आपको एक एक्सपीरियंस तो हो ही रहा है कि अच्छा बोर्ड में ऐसा पूछा जाता है। बस घर पे बैठ के कर रहे हो तो वो धुक-धुका नहीं चल रहा है, आपको हेल्प मिल रही है तो आप बड़े आसानी से इजीली उसको समझ पा रहे हैं। लेकिन जब आप ये 5 दिन केवल, हम लोग तो ज़्यादा सवाल नहीं लगा पाते ना, एक दिन में 10 सवाल के आसपास चलते हैं एवरेज, तो केवल 10 ही सवाल अगर हम लगाएंगे तो वो तो आपके 15 मिनट में लग जाते होंगे क्लास देखने के बाद। कॉपी को ज़रूर पलटिए, सेकंड चैप्टर को ज़रूर पढ़िए। जब आप 5 दिन पूरा सेकंड चैप्टर आराम से पढ़ेंगे तो यकीन मानिए थर्ड चैप्टर जब आप पढ़ रहे होंगे तो सेकंड चैप्टर जब बिल्कुल वो गायब नहीं होगा आपके दिमाग से, थोड़ा बहुत धुंधला तो हो ही जाता है, लेकिन एक बार रिवीजन करने से वो पूरा बिल्कुल उतना ही तैयार हो जाएगा। तो इसका फ़ायदा उठाइए। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते और कभी नहीं करते कि एक चैप्टर पढ़ाया अगले दिन दूसरा स्टार्ट कर दिया। ऐसा क्या होता है, उन दोनों चैप्टर के बीच में कोई गैप नहीं रहता, तो चैप्टर अंदर जाने में थोड़ा वक्त लगता है। तो ये 3-4 दिन में आप उसको खूब अंदर तक ले जाइए, कॉपी को पढ़िए, डाउट्स को हमसे पूछिए। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं, आगे के क्वेश्चंस तभी करेंगे। ओके, थैंक यू।